नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम 12 जून 2021 के दैनिक क्विज के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश आप लोग भी करिएगा। पहला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। नंबर एक, वह कम उम्र से ही आर्य समाज से जुड़े थे। दो, अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में उनका मानना था कि अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। तीसरा है, उन्होंने मैनपुरी षड्यंत्र और लाहौर षड्यंत्र में भाग लिया था। विकल्प है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, और केवल तीन। हम अगर सही उत्तर की बात करें तो इसमें पहला वाला सही है, दूसरा और तीसरा ये दोनों गलत हैं। आइए व्याख्या जरा इसकी देख लेते हैं। दरअसल राम प्रसाद बिस्मिल कम उम्र से ही आर्य समाज से जुड़ गए थे और इनके गुरु थे सोमदेव जी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक, जिसकी रचना दयानंद सरस्वती जी ने की थी, उससे काफी अधिक प्रभावित थे। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल जी अपने जीवन के शुरुआती दौर में अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति की विचारधारा पर कभी भी काम नहीं कर रहे थे। अब बात करते हैं तीसरे वाले कथन की। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि राम प्रसाद बिस्मिल जी मैनपुरी षड्यंत्र में शामिल थे, जिसका संबंध था सन 1918 से। दरअसल मैनपुरी उत्तर प्रदेश के अंदर में एक जगह है और यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल तथा कुछ अन्य युवकों को ब्रिटिश सरकार के लोगों ने इस आरोप में गिरफ्तार करने का प्रयास किया कि वो कुछ ऐसी पुस्तकें बेच रहे थे जिन पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। और इसी दौरान राम प्रसाद बिस्मिल को जब गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो वो पास ही में बह रही यमुना नदी के अंदर में कूद करके अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, गिरफ्तारी से बच गए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लाहौर षड्यंत्र की। तो स्टूडेंट्स, लाहौर षड्यंत्र ये घटा 1928 में और इसमें जो लोग मुख्य रूप से शामिल थे वो थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। और इस लिहाज से इसका सही जवाब हो जाता है ए। अब इससे संबंधित समाचार को जरा देखते हैं। दरअसल 11 जून को हमने राम प्रसाद बिस्मिल जी की 124वीं जन्म जयंती को मनाया और इसी संदर्भ में कई सारे आयोजन किए गए। 2022 में राम प्रसाद बिस्मिल जी की 125वीं जन्म जयंती को मनाया जाएगा। इसके अलावा आजादी की 75वीं वर्षगांठ भी हम लोग मनाएंगे और इसी संदर्भ में भारत में आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल जी की जन्म जयंती को इसी उत्सव के भाग के रूप में शामिल करने की बात कही गई है संस्कृति मंत्री के द्वारा। अब जरा कुछ एक पॉइंट्स आप लोग देख लो काकोरी ट्रेन कांड के बारे में। दरअसल काकोरी एक जगह है लखनऊ के अंदर में और यहाँ पर हमारे क्रांतिकारियों ने, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारी शामिल थे। इन्होंने इस ट्रेन के खजाने को लूटा था, जिसके अंदर में अंग्रेजों ने जो पैसा भारत का था वो इस ट्रेन में रख करके वो अपने सरकार के दूसरे लोगों के पास भेज रहे थे और इस तरीके से ये पैसा भारत के बाहर जाने वाला था। तो हमारे क्रांतिकारियों का मानना था कि हम अपने देश के धन को बाहर नहीं जाने देंगे। मैं आप लोगों को यह बात और बता दूं कि इस ट्रेन रॉबरी के अंदर में इन 4 प्रमुख क्रांतिकारियों को फांसियां दी गई थी। अगर हम बात करें राम प्रसाद बिस्मिल जी की तो उन्हें वर्तमान गोरखपुर में फांसी दी गई थी। इसके अतिरिक्त राम प्रसाद बिस्मिल जी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दैट इज HRA, इस क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक भी थे। बाद में इसी संगठन का नाम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों ने मिलकर के इसका नाम कर दिया था HSRA, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। मैनपुरी षड्यंत्र के बारे में मैंने अभी बता ही दिया है, आप लोगों के रेफरेंस के लिए पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखवा भी दिए हैं। इसके अलावा लाहौर षड्यंत्र की हम बात करें
तो जिस समय साइमन कमीशन भारत में आया तो पंजाब के अंदर लाहौर के क्षेत्र में लाला लाजपत राय ने इसका विरोध करने के लिए एक प्रदर्शन का आयोजन किया था और वहां पर जेम्स स्कॉट नाम के एक अधिकारी के कहने पर लाला लाजपत राय और अन्य लोगों के ऊपर में लाठीचार्ज किया गया। इन्हीं जख्मों से बाद में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। हालांकि सॉन्डर्स भी वहां मौजूद था, लेकिन अधिक जिम्मेदार था जेम्स स्कॉट। तो ऐसे में हमारे क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने की योजना बनाई। प्लान था जेम्स स्कॉट को मारने का, पहचानने में गलती हो गई और इस वजह से सॉन्डर्स की हत्या हो गई। इसी घटना को हम लोग कहते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी, लाहौर षड्यंत्र 1928। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह देश में पर्यावरणीय मामलों के न्याय निर्णयन के उद्देश्य से आवश्यक विशेषज्ञता से युक्त एक विशेष निकाय है। अगला है, यह न केवल पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान में मदद करता है, अपितु पर्यावरण से जुड़े मामलों में व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजा भी प्रदान करता है। तीसरा है, एनजीटी सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित प्रक्रिया के प्रति बाध्य होगा। हमें बताना है इनमें से सही कथन कौन सा है। तो इसका सही जवाब है पहला, दूसरा दोनों सही हैं, तीसरा वाला गलत है। इस लिहाज से इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अब जरा हम बात करते हैं स्टूडेंट्स व्याख्या के बारे में। पहले और दूसरे में कोई समस्या नहीं है। अगर हम एनजीटी से संबंधित एक्ट 2010 को देखते हैं तो वहां से यह पूरा विषय स्पष्ट हो जाता है। अब जरा हम लोग आते हैं तीसरे विषय के ऊपर में। दरअसल जो एनजीटी है वो सिविल प्रक्रिया संहिता की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं होगा, अपितु जो एनजीटी है ये कार्य करेगा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर। दरअसल स्टूडेंट्स, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत सिंपल रूप में यह बात कहता है कि किसी भी केस की जांच ठीक से होनी चाहिए, किसी पूर्वाग्रह को वहां पर शामिल ना किया गया हो। तो इस तरह के न्याय देने की प्रक्रिया को हम लोग प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहते हैं। तो गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में इसी को यहां पर अपनाया गया है। तो इस लिहाज से एक और दो इसके सही हो जाते हैं। अब जरा संबंधित समाचार को देखते हैं और कुछ अन्य बिंदुओं को भी व्याख्या में शामिल करते हैं। समाचार है, ब्रू रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन इन त्रिपुरा हिट्स ग्रीन पैनल हर्डल। सबसे पहले मैं आपको ब्रू या रियांग जनजाति के बारे में बताना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, ये मूल रूप से मिजोरम के निवासी हैं जो कि त्रिपुरा के पड़ोस में स्थित है। वर्तमान समय में इस जनजाति के लोग त्रिपुरा के अंदर में रहते हैं क्योंकि 1997 में नस्लवादी हिंसा के कारण इन लोगों को मिजोरम से विस्थापित होना पड़ा था। अभी त्रिपुरा के अंदर में ये प्लान बनाया गया है कि इस जनजाति के लोगों को पास के जंगलों के अंदर में करीब 250 हेक्टेयर के क्षेत्र को साफ करके वहां इन्हें बसाएंगे। तो अब कुछ लोगों ने यहां पर विषय उठाया है कि अगर ऐसा किया गया तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हो जाएगा। इसी मामले में यहां पर रोल आ जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, जिसके ऊपर आप लोगों ने प्रश्न देखा। ब्रू जनजाति के बारे में स्टूडेंट्स एक पॉइंट आप लोग और ध्यान रखिएगा कि इस समस्या के समाधान के लिए 2020 में चतुर्दलीय समझौता हुआ था, जिसमें ब्रू समुदाय के प्रतिनिधि, केंद्रीय गृह मंत्रालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सरकारें शामिल थीं और इस बात को तय किया गया था कि इस जनजाति के लोगों का शांतिपूर्ण तरीके से पुनर्वास किया जाएगा। एनजीटी की स्थापना सन 2010 में की गई थी स्टूडेंट्स, और इसकी स्थापना के साथ ही भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और विकासशील देशों में बात करें तो पहला बन गया था। इसके पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी संस्थाएं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में काम कर रही थी। इसके अलावा एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। इसके साथ साथ में पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर करने का प्रयास करती है संस्था। जिन
अधिनियमों को ध्यान में रखती है, उन अधिनियमों की ये लिस्ट मैंने आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड कर दी है, इसको एक बारी आप लोग देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा इन्विजन निम्नलिखित में से क्या है? पहला है शुक्र के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन। दूसरा है वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली। तीसरा है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट। और चौथा है जीन साइलेंसिंग तकनीक। दरअसल स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है शुक्र के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो कुछ दिनों पहले नासा ने भी शुक्र ग्रह के लिए कुछ मिशनों की घोषणा की थी कि भविष्य में वो ऐसे मिशन लॉन्च करेंगे। समाचार है कि इन्विजन नाम से ESA दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी इस मिशन को लॉन्च करेगी शुक्र ग्रह के लिए। नासा भी यहां पर इनकी मदद करेगा, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था है। ESA के बारे में कुछ एक बिंदु आपको पता होने चाहिए, फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर में स्थित है। अब जरा कुछ एक पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए शुक्र ग्रह के बारे में। इसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह के साथ समस्या यह है कि इसका वातावरण काफी सघन और विषाक्त है। इसके साथ साथ में शुक्र ग्रह दो ग्रहों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और अगला है यूरेनस। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर जो सूर्योदय होगा वो पृथ्वी से विपरीत दिशा में होगा। शुक्र के पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय एरोसोल के स्रोत हैं? ऑटोमोबाइल, बिजली संयंत्र, सिगरेट, ज्वालामुखी विस्फोट, रेगिस्तानी आंधी। विकल्प है केवल 1, 2, 4 और 5, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4 और 5। स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है डी। आइए संबंधित समाचार को जरा देखते हैं। समाचार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से लिया गया है। दरअसल यहाँ पर है 3 नैनोमीटर से छोटे आकार वाले एरोसोल कण जो जलवायु को प्रभावित करने वाले आकार तक पहुंच सकते हैं, अक्सर भारत के शहरी स्थानों में बनते हैं। यह शोध सामने लाया गया है। 3 नैनोमीटर से छोटे आकार वाले जो कण होते हैं, इनके जो आणविक समूह हैं, इनके बनने की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से एरोसोल न्यूक्लिएशन कहा जाता है। तो एक तो इस पारिभाषिक शब्दावली को आप लोग ध्यान में रखिए। अब इसका पर्यावरण पर कैसे क्या असर है वो मैं अभी आपको बताता हूं। उसके पहले जरा एरोसोल के बारे में कुछ पॉइंट आप समझ लीजिए। दरअसल जब सूक्ष्म ठोस कण, तरल बूंदें हवा या किसी अन्य गैस में मिलती हैं तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है और इसी को हम लोग कहते हैं एरोसोल। अब जो एरोसोल होते हैं ये प्राकृतिक या मानव जनित हो सकते हैं। अब जलवायु के ऊपर में इसका असर कैसे पड़ता है आप जरा उसको देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। होता यह है कि जब धूल के बादल बनते हैं या एरोसोल पर्यावरण में बहुत अधिक हो जाते हैं तो यह सूरज की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देते हैं। इसके अलावा धरती और समुद्र के बीच के तापमानों पर भी असर डालते हैं और इन सब की वजह से मानसून, जो कि इन दोनों के बीच के जो तापमान का अंतर होता है उससे प्रभावित होता है, मानसून के ऊपर में नकारात्मक असर पड़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के खंड से। आज का प्रश्न 2011 की प्रारंभिक परीक्षा से लिया गया है। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, हालांकि धार्मिक तत्वों की मौजूदगी थी, फिर भी ये जीवन पर बहुत प्रभावी नहीं थे। दूसरा है, इस काल में भारत में कपास का उपयोग वस्त्र निर्माण के लिए किया जाता था और दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। सी इज द राइट आंसर। संबंध में कुछ व्याख्याएं जरा आप लोग देख लीजिए। सिंधु सभ्यता की हम जब बात करते हैं तो हम यहाँ पर तुलनात्मक रूप से देखते हैं समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता को, जिसका विकास इराक के क्षेत्रों में हुआ था। तो मेसोपोटामिया के अंदर में हम देवालय, धार्मिक स्थल पाते हैं,
लेकिन सिंधु सभ्यता के अंदर में हमें प्रमुख रूप से ऐसे देवालयों और धार्मिक स्थलों की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन ध्यान रहे, इसका अर्थ ये नहीं है कि धार्मिक तत्व मौजूद नहीं था। हमें मातृ देवी, पशुपति आदि के रूप में देवताओं की उपस्थिति की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो जरा आप यहाँ पहले कथन को देखिए कि धार्मिक तत्व मौजूद तो था लेकिन जीवन पर हावी नहीं था। तो यहां से आपको स्पष्ट हो जाएगा ये चीज। इसके अलावा कपास का प्रयोग होता था, सूत काटने की तकलियां वगैरह प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा एक बर्तन के ऊपर से हमें एक कपड़े के, कॉटन के कपड़े के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं आज के प्रमुख तथ्य की स्टूडेंट्स। यूएनडीपी रिपोर्ट ने आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम की सराहना की। दुनिया के अन्य हिस्सों में इसके जैसी योजनाओं को लागू करने की बात कही गई है। यूएनडीपी का मतलब हो गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कि स्थानीय क्षेत्र के विकास को आगे लाने के लिए भारत सरकार के संबंध में नीति आयोग के द्वारा आरंभ किया गया था। इसके माध्यम से पिछड़े जिलों के बीच विकास को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें काफी हद तक सफलताएं भी प्राप्त हुई हैं। अब आप लोग ध्यान रखना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर में जो प्रमुख बिंदु हैं, जैसे कि इसमें स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन के मुद्दों को शामिल किया गया है। अब स्टूडेंट्स, जरा आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम के बारे में कुछ बिंदु आप लोग जान लीजिए। दरअसल इस कार्यक्रम को 2018 के अंदर में आरंभ किया गया था। एक पॉइंट आप लोग और ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही के अंदर में न्यूज में रहा था कि नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान आरंभ किया है। दरअसल ये अभियान कोविड-19 के उन रोगियों को घरेलू देखभाल सहायता प्रदान करने में प्रशासन की सहायता के लिए शुरू किया गया है, जिनमें कोविड-19 महामारी के लक्षण या तो नगण्य है, लक्षणहीन है वो लोग, या फिर उनमें हल्के लक्षण हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे अलर्ट्स आपके पास समय से पहुंच जाएंगे। मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।